हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। एक बार फिर आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल में। मैं शहजाद हूँ। फाइनली 2020 हम लोगों ने सर्वाइव कर लिया और हम लोग 2021 में आ चुके हैं। लेकिन 2020 हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है, हम लोगों की लाइफ चेंज कर गया है। एक जो हमारी इम्यूनिटी है उसके बारे में हमें बता कर गया है कि इम्यूनिटी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। पैसा है और सब कुछ है, हर चीज़ अपनी जगह है, लेकिन इम्यूनिटी के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आगे भी अभी तक इसके कोई वैक्सीन अप्रोप्रिएट नहीं आ रही है, इसके नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं और अभी कोई इस बात की श्योरिटी नहीं दे सकता कि कब इसके परमानेंट इलाज आएगा या कब इसकी परमानेंट वैक्सीन आएगी मार्केट में। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट इस वक्त इम्यूनिटी के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है या किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी या रिएक्शन नहीं करेगी। तो ये एक हमेशा कन्फ्यूजन सी रहती है। आप किसी के पास जाएंगे, कोई आपको काढ़े के बारे में बताएगा, कोई आपको च्यवनप्राश के बारे में बताएगा, XYZ। इतने ज़्यादा इस वक्त इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है कि हर कोई सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। कैसा होगा कि अगर मैं आपको एक किट के बारे में बताऊं जो आपकी सारी की सारी इम्यूनिटी नीड्स को पूरा करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सब कुछ नेचुरल है और आप उसको कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। दिन में सारी की सारी चीज़ें आप एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं, कभी ही कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो किट आती है उपकर्मा आयुर्वेदा की तरफ से और मेरे पास वो एक किट है। मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूँ काफ़ी दिन से और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, इम्यूनिटी भी अच्छी है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह इन सब से भी बचा हुआ और ऑब्वियसली बॉडी में भी एक स्ट्रांगनेस और स्ट्रेंथ महसूस हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। देखिए, इस तरीके से बॉक्स आता है और इस बॉक्स में काफ़ी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। मैं एक एक करके आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसका स्पेशल च्यवनप्राश है। एंड इस च्यवनप्राश में 30+ प्योर आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, शायद आप देख सकते हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, इम्प्रूव वाइटलिटी एंड वाइगर, क्लींस डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। ये आपके इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, साथ ही साथ आपके बॉडी में स्टेमिना बढ़ाता है, आपके ताकत बढ़ाता है। दैट मीन्स आपको थकान कम होती है और ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल क्लीन करता है, इसमें प्रोबायोटिक्स हैं और आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको ये क्लियर रखता है। एंड लास्टली इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को बॉडी में ख़त्म करती हैं, बनने नहीं देती हैं। इस बॉक्स में आधा किलो की पैकिंग में आता है। इसकी 3 साल शेल्फ़ लाइफ होती है। दैट मीन्स इसको आप ख़रीदने के बाद 3 साल तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतने टाइम तक कोई यूज़ करता नहीं है, इसको आप जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। और ये 500 ग्राम्स की पैकिंग में आता है। इस पर जो प्राइसेस पड़े हुए हैं 399 है, लेकिन मैं इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इनको डिस्काउंटेड प्राइस पर ख़रीद सकें। ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 349 के आसपास पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें आती है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में हम सब लोग जानते हैं। ये माइंड और बॉडी दोनों चीज़ों को रिवाइटलाइज़ करता है। ये बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, साथ में हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, मसल स्ट्रेंथ ये बढ़ाता है। डे टू डे जो स्ट्रेस हमारा होता है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है या किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, इनफैक्ट अगर हम लोग ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस होता है, जो लोग घर पर रहते हैं तो उन्हें अपने लेवल का स्ट्रेस रहता है। आज के टाइम में स्ट्रेस से फ्री कोई भी नहीं है। सो इसको कोई भी ले सकता है। इसकी जो डोसेज है वो है, एक कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैप्सूल किस तरीके का है। देखिए, कुछ इस तरीके का कैप्सूल आता है। तो नॉर्मल अगर हम लोग अश्वगंधा लेते हैं तो जो टैबलेट फॉर्म में होती है बेसिकली, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। सो कैप्सूल फॉर्म में अगर आप इसको लेते हैं तो आप उस स्मेल से बच जाते हैं और इसको कंज्यूम करना काफ़ी आसान हो जाता है। थर्ड इसमें आता है आंवला ड्रॉप्स। आंवले के बारे में हर कोई जानता है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है। ये इस तरीके से पैकिंग में आता है। फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। इट हेल्प्स फाइट इम्यूनोडेफिशिएंसी। अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, कमज़ोर है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली उसको
बेटर करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस हाइपर एसिडिटी। जिन लोगों को मोस्टली ठंड के वक्त में ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चल नहीं पाते, ठंड की वजह से बैठे रहते हैं, पानी भी हम लोग कम पीते हैं ठंड के टाइम में, तो एसिडिटी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये एसिडिटी को भी ख़त्म करता है। रिजुविनेट्स द आइज़, आँखों का स्ट्रेस काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, तो ऑब्वियसली विटामिन सी, विटामिन ए, ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हेयर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। वेल नोन फैक्ट है आंवला के बारे में, हर कोई जानता है, सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि इसको 10 से 15 ड्रॉप्स 2 या 3 बार आप पानी में भी ले सकते हैं डालकर, या जूस में ले सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इसको ले सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, खट्टा टेस्ट होता है थोड़ा सा। आंवला ड्रॉप्स के बाद आता है जिंजर ड्रॉप्स। जिंजर के बारे में सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जिंजर एक इम्यूनिटी इन्हेंसर है, बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक है, और ये आपको ऑब्वियसली इम्यूनिटी तो इन्हेंस करता है, क्योंकि हम लोग बात ही इम्यूनिटी की कर रहे हैं। ये साथ ही साथ आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है, और वेट लॉस के साथ ये आपका कोल्ड एंड फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इट ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट नोज़िया। दैट मीन्स अगर आपको चक्कर आते हैं, ऐसा उल्टी उल्टी जैसा लगता है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अक्सर जो गला ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको थोड़े से गर्म पानी में कुछ ड्रॉप्स डालकर, 10 से 15 ड्रॉप्स, और आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी इम्यूनिटी के लिए भी, और आपको ठंड से भी ये बचाएगा। पैकिंग इसकी भी बिल्कुल सेम है आंवला ड्रॉप्स की तरह, और अंदर भी ऐसा ड्रॉपर के साथ में आपको मिलता है। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली 5वां और आखिरी प्रोडक्ट, जिसका नाम पहले हम लोगों ने शायद नहीं सुना हो, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में और कोविड के टाइम में इसका नाम हर किसी को पता चल चुका है। ये है गिलोय। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये 5वां और आखिरी प्रोडक्ट है इस किट का, और ये इसका जूस आता है 1 लीटर। इसमें गिलोय और तुलसी दोनों का मिक्स जूस है। इसको लेने का तरीका भी बहुत इजी है। आप इसको सिर्फ 1 गिलास पानी में 10 से 15 ml ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। शुरू में थोड़ा सा आपको इसका आफ्टर टेस्ट रहता है, लेकिन कुछ दिनों तक लेने के बाद आप इसके यूज टू हो जाते हैं, तो फिर ये अच्छा लगने लगता है आपको। इसके भी मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ। इसके भी सेम बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इम्यूनिटी की बात करें हम लोग, तो इट स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, इट हेल्प एलिवेट वायरल इन्फेक्शंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड एंड कफ, हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, प्रमोट स्किन हेल्थ। सो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, 5 के 5 प्रोडक्ट्स हैं। आप इसको ख़रीद सकते हैं इसकी वेबसाइट से। फरमा की जो अपनी वेबसाइट है उसके लिंक मैं डाल देता हूँ, और जो इस पर प्रिंटेड प्राइसेस हैं, प्रिंटेड प्राइसेस तो खैर ज़्यादा हैं, लेकिन ये आपको काफ़ी कम प्राइसेस में आसानी से इसकी वेबसाइट पर मिल सकता है। मैं सारे लिंक्स नीचे डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि एक तो सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, फिज़िकली एक्टिव रहिए। ये तो आपका फिज़िकल पार्ट रहा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन जहाँ तक डाइट की बात है, तो डाइट में इन सब चीज़ों को आप इंक्लूड कीजिए। ये आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, आपके एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करेंगी, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी। ख़ासतौर से ये जो इसमें च्यवनप्राश है, ये आपकी मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, आपको थकान कम होगी, और साथ ही साथ आपको डे टू डे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते रहते हैं, उन सब से भी ये आपको बचाएगा। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी कुछ नई वीडियोज़ आने वाली हैं, जिसमें मैं इसी तरीके के आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, और ये एक असेंशियल चीज़ बन चुकी है आपकी इम्यूनिटी। इस वक्त अगर आपको सर्वाइव करना है कोविड से और दूसरी बीमारियों से भी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आप हर चीज़ से बचे रहेंगे। So please like, subscribe and share the video. Hello everyone, welcome to our channel Diet and Fitness Junction. Shehzad here.
फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ का एक दूसरा पहलू, एक दूसरा पार्ट जो हेल्थ का है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, वेट गेन, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की थी। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी एक विजिबल हेल्थ होती है, आपके स्किन केयर या आपके हेयर केयर टिप्स। एक्चुअली आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो डाली हुई थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने बताया था, कुछ टिप्स दिए थे इनफैक्ट, कि हाउ टू लुक यंगर देन योर एज। सो उसके बाद काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आए थे कि आप अपना हेयर केयर या स्किन केयर जो कुछ भी रूटीन्स हैं वो आप उसकी भी वीडियो बनाइए। सो हेयर आई एम विद माई हेयर केयर रूटीन। सो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं मोस्टली वाव के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट जब लोग ज़्यादातर वाव प्रोडक्ट्स को जानते भी नहीं थे, इट्स अ कंपनी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2008। दैट मीन्स 12 साल पुरानी ये कंपनी हो चुकी है, और लगभग पिछले 5 या 4 साल से मैं लगभग इसके शैम्पूज़ वगैरह, उस वक्त सिर्फ इसकी ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं थी, मोस्टली शैम्पूज़ वगैरह ही आया करते थे। मैं तब इसको सबसे पहले यूज़ किया। मैं आपको बताऊँ कि 2016 में मुझे टाइफाइड हुआ था और काफ़ी टाइम तक मुझे फ़ीवर रहा था। उसके बाद मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल भी हुआ, हेयर फॉल के साथ साथ थोड़े से बाल मेरे ग्रे होने भी शुरू हो गए। तो उसी वक्त मैंने सर्च करना शुरू किया कि विच इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हेयर्स। तो तभी आई केम अक्रॉस वाव स्किन साइंसेस प्रोडक्ट्स। तो तब मैंने उसको सबसे पहले यूज़ किया, और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा उससे डिफरेंस आया। मेरे जो हेयर फॉल था वो सारा का सारा रिवर्स भी हो गया है। जो मेरे बाल थोड़े ग्रे होने शुरू हो गए थे वो भी सारे रिवर्स हो गए, आप देख ही सकते हैं। तो मैं आज आपसे पूरा अपना हेयर केयर रूटीन जो प्रेजेंटली मैं कर रहा हूँ वाव स्किन साइंसेस के प्रोडक्ट्स का, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरी वाव की तरफ से किट आती है, और इसके जो पार्ट्स हैं और जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यूज़ कर भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें यूज़ करना होता है अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। इसके साथ में वैसे तो एप्लीकेटर भी आता है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। और मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले है इसमें अनियन सीड ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल। दैट मीन्स सारे का सारा ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है। इसमें कोई भी पैराबेंस या कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, और ये सारे के सारे स्कैल्प पर यूज़ हो सकता है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर ऑयली स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है तो वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक किसी स्कैल्प के लिए नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है। तो आप ये किसी भी अपने हेयर स्टाइल पर या किसी भी हेयर काइंड पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है शैम्पू। शैम्पू भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है रेड अनियन ऑयल, रेड अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट्स, ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रो वाइटामिन B5। और कंपनी खुद इसमें पहले ही बताती है क्लियरली कि इसमें नो पैराबेंस, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन्स, नो कलर, नो पैग, एंड इट इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। सो ये पूरी तरीके से सेफ़ है। ये पीएच बैलेंस है आपके स्किन के पीएच को, या ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो इसमें आपको यूज़ करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। इसके बाद आता है हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर में भी कोई भी पैराबेंस, सिलिकॉन्स या मिनरल ऑयल नहीं है, और ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये आपके स्किन की पीएच को भी बैलेंस्ड रखता है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन है जो ग्लूटेन फ्री इसमें यूज़ किया हुआ है। रेड अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट है जिसमें विटामिन B, C, D एंड E मिलता है, और साथ में ब्लैक सीड ऑयल है। ये हेयर लॉस के लिए और डेंड्रफ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो ऑब्वियसली इसको शैम्पू करने के बाद यूज़ करना होता है। एंड लास्ट किट में आता है रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर सिरम। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना होता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, और ये स्कैल्प पर भी हमें यूज़ नहीं करना होता है। इन केस अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्कैल्प है तो आप इसको स्कैल्प पर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसको बालों पर ही लगाना है। इसमें भी वही चीज़ें हैं मोस्टली, रेड अनियन सीड ऑयल, सौ पॉल्मेटो सीड ऑयल, वाटर ग्रास, इंडियन क्रेस एंड ब्लैक सीड ऑयल। ये भी सारे के सारे हेयर टाइप्स पर सूट करता है। इसमें भी कोई पैराबेंस, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन्स या पैग नहीं है, और ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेयर ऑयल से। ये मेरे हाथ में हेयर ऑयल का बॉक्स है, आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ओपन भी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इनफैक्ट अंदर से भी आप देख सकते हैं बॉटल बिल्कुल फिक्स है। ओके, प्रोडक्ट अंदर से लैमिनेटेड निकलता है। या तो इसमें एक नॉर्मल लिड आती है, आप चाहें तो इस नॉर्मल लिड को ओपन करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इसमें एक एप्लीकेटर भी आता है।
इस एप्लीकेटर को अगर आप चाहें तो ये डायरेक्टली जो स्कैल्प पर आपको ऑयल लगाना होता है तो इस स्कैल्प पर डायरेक्टली पहुँचा सकता है। फ़िलहाल तो मैं इसको डायरेक्टली ही यूज़ करूँगा। ये हेयर ऑयल आपको वैसे तो कम से कम आधे घंटे लगाना होता है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ कि आप इसको ओवरनाइट यूज़ करें, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इसको ओवरनाइट यूज़ करके छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको धो सकते हैं। बेटर इज़ टू इसको आप अच्छी तरीके से स्कैल्प पर मसाज करना है, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट आप जितना भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑयल यूज़ करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा शैम्पूइंग। आपको शैम्पू को अच्छी तरीके से मसाज करना है अपनी स्कैल्प पर। और लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने शैम्पू वॉश कर लिया। 3 मिनट सर पर इसको छोड़ने के बाद बालों में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा शाइन और बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। शैम्पू के बाद अगला स्टेप आता है कंडीशनिंग। ये वो आपका कंडीशनर है। बहुत कम क्वांटिटी में इसको आपको लेना है। इसको भी आप अच्छी तरीके से बालों में मसाज कर लीजिए और लगभग 5 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ना है। अच्छी तरीके से पूरी रूट और टिप्स पर आप इसको लगा लीजिए और लगभग 5 मिनट तक इसको आपको छोड़ के और फिर वॉश कर दें। बालों को कंडीशन कर लिया है। कंडीशनिंग के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं बाल और आप देख सकते हैं, देखने में थोड़ी सी डेंसिटी ऐसा लग रहा है कि थिकनेस थोड़ी सी महसूस हो रही है बालों में। अब लास्ट स्टेप है सीरम। सीरम बहुत कम क्वांटिटी में इसका यूज़ करना है आपको। इनकेस अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है तो आप इसको आप अपने स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी नॉर्मल स्कैल्प है तो आप सिर्फ इसको बालों में लगाएं। तो सीरम लगाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे बालों में काफ़ी शाइन भी बढ़ गई है और बहुत सॉफ्ट हो गए हैं बाल। ये था मेरा पूरा हेयर केयर रूटीन। आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिए, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि अगर आपके बालों में प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो रही है या आपको डैंड्रफ है या हेयर फॉल है तो इस सारे के सारे आपके इश्यूज़ के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। और सब कुछ इसमें नेचुरल है, कोई भी किसी तरीके का केमिकल, सल्फेट या पैराबेन्स वगैरह यूज़ हुए भी नहीं है। तो हर स्किन टाइप, हर हेयर टाइप आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कभी आपको कोई इशू नहीं आएंगे और आपको जो प्रॉब्लम्स हैं हेयर की वो सारी दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है कि किसी को और हेल्प। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। मेरा नाम शहजाद है। गाइज, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मोस्टली जो फिटनेस प्रोफेशनल्स होते हैं या डाइटिशियंस होते हैं वो ओपनली या ज़्यादा डिटेल में किसी को नहीं बताते हैं। जी, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलोरीज पर। बेसिकली हम लोगों को मालूम होता है कि कैलोरीज कुछ वर्ड है जिसकी वजह से वेट बढ़ता है या कम होता है, बट बेसिकली ये होता क्या है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हमें वेट बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरीज लेनी है और वेट कम करने के लिए कितनी कैलोरीज लेनी है। होती है वो एक टर्म होती है TDEE, दैट मीन्स टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स हम 24 आवर्स में, पूरे दिन में हम कितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है BMR, दैट मीन्स बसल मेटाबॉलिक रेट। हम पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खर्च करते हैं इन केस अगर हम कुछ एक्टिविटी नहीं करें। दैट मीन्स अगर हम एक जगह बैठ रहे हैं या सिर्फ सोते भी रहें तो हमारी बॉडी कितनी कैलोरी कंज्यूम करती है, दैट इज BMR। सेकंड आता है TEF। ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसको प्रोसेस करने में हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है, ये TEF होता है। और तीसरा पॉइंट आता है TEA। ये होता है कि हमारी टोटल एक्टिविटीज जो होती हैं दिन में, कि हम कितना भाग दौड़ कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम अपनी कितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं। इन तीनों को जब हम लोग मिलाते हैं तब हमारे पास आता है TDEE, दैट मीन्स टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब ये हमारे पास एक जो फिगर आई है TDEE की, ये अब हमें बताएगी कि हमें अगर वेट गेन करना है तो हमें TDEE से 10 से लेके 25% तक हमें ज्यादा कैलोरीज इंटेक करनी है, और अगर हमें वेट कम करना है तो हमें TDEE से 10 से 15% कैलोरीज कम इंटेक करनी है। अच्छा, इसमें हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी कैलोरीज हैं वो कैलोरीज किस सोर्स से आ रही हैं। कुछ कैलोरीज होती हैं एम्प्टी कैलोरीज जो कहलाती हैं, वो मोस्टली जंक फूड्स में, तले हुए आइटम और ये जो सब चीजें होती हैं, इन चीजों में हमारे सारे के सारे बेसिकली हमारी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। ये बॉडी में जाने के बाद हमारा वेट तो बढ़ाती हैं, लेकिन एज अ फैट,
इससे हमारा सिर्फ फैट ही इंक्रीज होता है बॉडी में, इसके अलावा हमें और कोई फायदा नहीं पहुंचता है। दूसरी होती है हेल्दी कैलोरीज। हेल्दी कैलोरीज होती हैं जो एक प्रॉपर डाइट से हमारी बॉडी में आती हैं, जिनमें कि हमारे सही क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, सही क्वांटिटी में प्रोटीन और सही क्वांटिटी में जो फैट बॉडी में पहुंचता है। इन तीनों को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दूसरे आते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे विटामिन और मिनरल्स सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो हमें सारे के सारे जो हमारी डाइट है उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे माइक्रो और मैक्रो पूरे के पूरे इंक्लूडेड होने चाहिए डाइट में। अगर हम उसको कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं तब भी, और कैलोरी सरप्लस कर रहे हैं वेट बढ़ाने के लिए तब भी, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसी तरीके से हमारे कार्बोहाइड्रेट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमने शुगर खाई है, कोई मीठी चीज हमने खाई है, तो वो सारा का सारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। वो बॉडी में जाता है और जाने के बाद बहुत तेजी से प्रोसेस होने के बाद सीधा सीधा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जितना हमें यूटिलाइज करना है हमारी बॉडी को एट दैट मोमेंट, वो बॉडी यूटिलाइज कर देती है और बाकी सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको फैट में कन्वर्ट करके सेलुलाइट में कन्वर्ट करने के बाद हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर कर देती है। दूसरा आता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है कि जो हल्के हल्के बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहता है फॉर द टाइम बीइंग। जैसे हमने सुबह में लिया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो वो काफी घंटे लगाता है बॉडी में एब्जॉर्ब होने में, तो उसको बॉडी एनर्जी के तौर पे ही यूटिलाइज करती है, ना कि उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर देती है। अच्छा, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आते कहाँ से हैं? जैसे कि हम राइस ले सकते हैं, राइस में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, खजूर में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ वेट गेन की। सबसे पहले अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी रेसिपी जिससे आप कितने भी स्किनी हो, 1 महीने के अंदर अंदर 5 से 8 kg अपना वेट बढ़ा सकते हैं आसानी से। वैसे तो इस शेक की जो रेसिपी है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको चाहिए होगा 50 ग्राम ओट्स। रोल्ड ओट आप नॉर्मली ले सकते हैं, केलॉग्स के या डॉक्टर ओटकर के काफ़ी आते हैं मार्केट में। और आपको चाहिए होंगे 2 बनाना, 5 से 8 आप खजूर ब्लैक डेट्स ले सकते हैं जो सॉफ्ट वाली आती हैं, और साथ में आपको 300 ml मिल्क, फुल क्रीम मिल्क। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ओट्स को ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के उसको सेपरेटली रख लेना है मिक्सर से निकालने के बाद। उसके बाद आप मिक्सर में खजूर डालेंगे, ऑब्वियसली उसके अंदर के आप सीड्स बाहर निकाल लें। खजूर डालने के बाद आप उसमें बनाना डाल सकते हैं, उसको फिर अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। जब वो पूरी तरीके से पेस्ट के तौर पे बन जाता है, फिर आप उसमें ओट का पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें मिल्क डालना है आपको। टेस्ट के लिए आप उसमें 1 स्पून कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, कॉफी भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास वे प्रोटीन चॉकलेट या किसी भी फ्लेवर में अवेलेबल हो तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। इसको फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, मिक्स करना है। जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाए तो एज अ स्मूदी ये बन जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 कैलोरीज होता है। आपको करना क्या है कि मॉर्निंग में आप अपने ब्रेकफास्ट स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप ब्रेकफास्ट के साथ भी इनिशियली आपको करना है कि 10 से 15 दिन तक आपको इस शेक को 2 पार्ट्स में कंज्यूम करना है। एक पार्ट आपको लेना है सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, और एक पार्ट आपको लेना है अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद, या आप दिन में किसी भी वक्त उसको ले सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो कोई इशू नहीं है। हफ्ते भर से या 10 दिन के अंदर अंदर आपका वो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। 15 दिन के बाद जब आपकी बॉडी उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, तब आपको करना ये है कि इसके डोसेज आपको डबल करनी है। दैट मीन्स एक फुल जो आपने बनाया हुआ था शेक, वो आपको मॉर्निंग में लेना है, और एक फुल आपको लेना है इवनिंग में पोस्ट वर्कआउट। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको 3 से 4 बजे के आसपास ले सकते हैं। ये लेने के बाद इट इज गारंटीड कि 1 महीने में आपका 8 से 8 किलो वजन तक बढ़ सकता है, डिपेंडिंग आपके जेनेटिक्स और आपकी बॉडी इसको किस तरीके से लेती है अपनी बॉडी में। बाकी आप इसको ट्राई कीजिए। अपनी जो डाइट है वो आप अच्छी से अच्छी लीजिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने ये चीज़ नोटिस किया, जब मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्किनी हुआ करता था, सबसे ज़्यादा इश्यूज इस बात के आते हैं कि हम लोग जब भी कुछ सॉलिड खाने की कोशिश करते हैं तो मन नहीं करता, खा नहीं पाते उसको, क्योंकि भूख ही नहीं लगती है। अब भूख नहीं लगेगी तो इंसान खा भी नहीं सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा रहता है कि अगर हम इसको शेक के तौर पे लेते हैं तो हमारी जो कैलोरीज हैं वो भी पूरी हमारी बॉडी में पहुंच रही हैं, और इसको हम आसानी से इनटेक भी कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपका जो भी आपका रिजल्ट आता है, जैसा भी आता है, आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, और आई एम श्योर कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आसानी से 5 से 8 kg अपना वेट बढ़ा सकते हैं।
और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वर्कआउट भी कीजिए। वर्कआउट करने से ये रहेगा कि आपका बॉडी में मसल मास बढ़ेगा और एक परफेक्ट शेप के हिसाब से आपकी बॉडी बढ़ना शुरू होगी। सो इसी के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको, और अगली वीडियो का आप वेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी हमारी वीडियो आती है तो उसके अपडेट का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन, शहजाद हियर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन पर। प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि ये आपको किसी तरीके से हेल्प कर सके या आपको किसी और की हेल्प करने में मदद कर सके। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। डिप्रेशन ये एक ऐसा वर्ड है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। और इसके पीछे वजह ये होती है कि लोग इसको शेयर नहीं करते हैं किसी दूसरे से। लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से भी कतराते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो एक टैबू बना हुआ है इंडिया में कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो वो पागल है, या साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागल लोगों का ही इलाज करता है। हालांकि डिप्रेशन की भी एक लिमिट होती है। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तब तो डॉक्टर लेवल पर ही आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बट मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल लेवल ऑफ डिप्रेशन की, जिसको कि जो सेल्फ ट्रीटेबल भी है। अगर आप थोड़े से प्रिकॉशंस लें और कुछ उसका ध्यान रखें तो आप उसको आसानी से खुद भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की पहचान कैसे की जाए कि किसी को डिप्रेशन है या हमें खुद डिप्रेशन है। तो मैं बता, डिप्रेशन में सबसे पहला जो सिम्टम है वो ये है परसिस्टेंट सैडनेस। हर वक्त एक इंसान सैड रहता है, हर वक्त उसे एक मायूसी दिखाई देती है, हमेशा उसका मूड ऑफ रहता है और मतलब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सैडनेस एक ऐसी होती है कि अगर मैं आपको बताऊं जनरल सैडनेस और डिप्रेसिव सैडनेस में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो जनरल सैडनेस होती है वो आपको कुछ गलत होने के बाद थोड़ी देर के लिए होती है। उसके बाद आप, अगर आपका ध्यान बढ़ता है या कुछ और आप किसी चीज़ में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं, फिर आप नॉर्मल हंसने लगते हैं। लेकिन डिप्रेसिव सैडनेस हर वक्त ही डिप्रेशन में रहता है, हमेशा सैड रहता है। उसके सामने कुछ भी अच्छा हो जाए उसके बावजूद भी वो कभी खुश नहीं हो पाता है। सेकंड इसमें रहता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी इंसान का हर चीज़ में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि आगे अब कुछ नहीं बचा है। ना तो उसका पढ़ाई में कभी ध्यान लगता है या उसके जॉब में या किसी भी चीज़ में उसका ध्यान ही नहीं लगता है। वो हमेशा अपने आप को आइसोलेटेड रखने लगता है और किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता है। थर्ड पॉइंट है इसका गिल्ट। गिल्ट, उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सारा का सारा उसी की वजह से हो रहा है। दैट मीन्स वो सोचने लगता है कि वही एक वजह है हर कुछ चीज़ गलत होने की, जो भी उसके आसपास हो रहा है। इसके बाद आता है वीकनेस। वीकनेस इन द सेंस ऐसा रहता है कि उसको हर वक्त नींद आने लगती है, हर वक्त थका थका से इंसान लगने लगता है। ऑब्वियसली जब वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा और हर वक्त सोचता रहेगा तो उसका इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है। उसकी वजह से उसे काफ़ी वीकनेस भी महसूस होने लगती है, हमेशा स्ट्रेस और हमेशा उसको नींद आने लगती है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और आगे आता है कि लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में या हर वक्त वो एक डिप्रेसिव सोच के साथ ही जीने लगता है कि उसे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, हमेशा सब बुरा हो रहा है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। इसी वजह से जो उसका कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी चीज़ में। सपोज़ अगर पढ़ने भी बैठता है या अपनी जॉब पर जाता है कोई भी बंदा, तो उसका ध्यान वहाँ नहीं लग पाता है। उसका हमेशा जो अपना डिप्रेसिव थॉट्स हैं उसी में ही वो इन्वॉल्व रहना चाहता है और कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा लगने लगता है कि यही उसकी अब एक लाइफ बची है और वो हर चीज़ में से इंटरेस्ट अपना खो देता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ कि जो एपिटाइट है, उसकी जो भूख लगना है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। कभी तो एपेटाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो केसेस देखे गए हैं उसमें ऐसा होता है कि इंसान खाना पीना छोड़ देता है या बहुत कम कर देता है, उससे उसकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर में उसकी नींद बहुत कम हो जाती है। दो सिम्टम्स, अच्छा इसमें भी दो सिम्टम्स देखे गए हैं कि किसी किसी को तो डिप्रेशन में ऐसा होता है कि इंसान सो ही नहीं पाता है। रात में भी जब वो लेट रहा है तो उसको आधी रात हो जाती है सोचते सोचते और उसको नींद नहीं आती है। सुबह अलार्म लगा के सोता है और अलार्म बजने से पहले ही, काफ़ी पहले उसकी आँख खुल जाती है और फिर वो सो नहीं पाता है। अच्छा, दूसरा इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा नींद आती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि हर वक्त बस आइसोलेशन में रहना और सोना, इसके अलावा उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर ये डिप्रेसिव थॉट्स किसी इंसान को 2 हफ्ते से ज़्यादा, दैट मीन्स 15 दिन से ज़्यादा लगते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा डिप्रेशन में है। अगर इससे कम है तो वो ऐसा होता है कि फॉर द टाइम बीइंग किसी ने कोई हादसा हो चुका है या
मेंटली या फिज़िकली कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से डिप्रेशन में है, बट वो टेम्परेरी होता है। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है, वो एक्सीड कर जाता है, तो दैट मीन्स शॉर्ट उसको डिप्रेशन है। अच्छा, मैं इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ आपको डिप्रेसिव सोच का। आप हो सकता है कि कोई ना कोई उससे रिलेट भी कर पाए। सपोज़ एक बंदा जो डिप्रेस्ड है, उसे मालूम नहीं है कि वो डिप्रेस्ड है। अब जब वो रोड पर जा रहा है, सामने उसे उसका कोई फ्रेंड दिखाई देता है या बहुत करीबी कोई रिलेटिव दिखाई देता है, और यहाँ जो डिप्रेस्ड बंदा है उसने उसको हाई या हेलो किया। रिटर्न में जो सामने वाला बंदा आ रहा है, उसने उसको हाई या हेलो नहीं किया। मोस्ट प्रोबेबली उसने उसको देखा ही नहीं। अब यहाँ डिप्रेसिव जो थिंकिंग है वो शुरू होती है। वो सोचता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि भाई इस बंदे ने, मैंने इसको विश किया, इसने मुझे रिटर्न विश नहीं किया, दैट मीन्स ये मुझे पसंद नहीं करता, सारी कमी मुझ में है। और ऐसा लगता है कि सारी की सारी परेशानियों की जड़ में हूँ, मैं यूज़लेस हूँ। इस तरीके के थॉट्स उसमें जनरेट होने लगते हैं किसी भी बंदे में। और बस ये इसी तरीके से एक विशियस सर्कल चलता है डिप्रेशन का, कि एक कोई बुरा थॉट आया और उसका रिज़ल्ट फिर डिप्रेसिव मेंटालिटी में डिप्रेसिव सोच, और उसी की वजह से वो सैड रहने लगता है। अच्छा, इससे हम लोग लड़ कैसे सकते हैं, जो इनिशियल स्टेज का डिप्रेशन है। तो मैं बताता हूँ कि आप डिप्रेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, अगर आप कोई भी इसको फॉलो करे तो लेकिन जेन्युइनली, मतलब दिल से उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो डिप्रेशन से अपने फाइट कर सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन से लड़ने के लिए, वो है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक्सरसाइज बताते तो सब लोग हैं कि एक्सरसाइज डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन क्यों फ़ायदेमंद है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब हम लोग वर्कआउट करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उससे सबसे ज़्यादा हेल्प ये होती है कि जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे ब्लड के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ब्रेन में जाते हैं, और उससे ब्रेन एक्टिविटी अच्छी होती है, बेहतर होती है, और ब्रेन को हमारी जो ब्रेन हेल्थ है वो बेटर रहती है। सेकेंडली, जब हम वर्कआउट करते हैं तो वो वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना, मे बी आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स और 90 मिनट्स डेली, या एक दिन छोड़ के भी आप रह सकते हैं। ये वर्कआउट करना जो है आपके नए ब्रेन सेल्स को प्रमोट करता है, आपके ब्रेन में नए सेल्स जनरेट होते हैं, और ये दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक पॉजिटिविटी भी लेकर आता है माइंड में। इसके बाद आता है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट जो हार्मोन्स होते हैं वो बॉडी सेक्रेट करती है, और एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन या एंटी स्ट्रेस कह सकते हैं कि रिलैक्स होने लगता है इंसान, और डिप्रेशन को और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जब आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी खुद एक अच्छी तरीके से अंदर से हील होना शुरू हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है, और इस सब की वजह से एक फील गुड फैक्टर आपके बॉडी में जनरेट होता है, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और डिप्रेशन फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। सेकेंड है ईट हेल्दी। ईट हेल्दी से मेरा मकसद है कि आप अपने खाने में हर चीज़ को शामिल करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हो, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स आप लें, और साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट रिच फूड्स आप लीजिए। ये दोनों की दोनों चीज़ें जब साथ में मिलती हैं, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये दोनों मिलके बॉडी में कुछ ऐसा रिएक्शन करती हैं कि आपका सेरोटोनिन नाम से एक हार्मोन सेक्रेट होता है, और सेरोटोनिन जो है वो आपके मूड को कंट्रोल करता है। वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि आपका मूड सही रहे या गलत रहे या ख़राब रहे, जैसा भी। तो आप एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उससे आपका मूड अच्छा रहेगा और आपको डिप्रेशन से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद आता है कि आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन के एक जनरली ये सोचा जाता है कि प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए ही यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में 20 तरीके के अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स भी इनको कहते हैं, और इन प्रोटीन्स का जो काम होता है वो ये समझिए कि दिमाग को सिग्नल भेजने में, एक इन्फॉर्मेशन बॉडी से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन सब के ठीक प्रॉपर वर्किंग के लिए, मतलब ठीक तरीके से वर्किंग के लिए असेंशियल होते हैं। तो हाई प्रोटीन, एक अच्छी क्वांटिटी में आप प्रोटीन लीजिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप प्रोटीन ले सकते हैं डेली। इसका मतलब ये नहीं कि आप सप्लीमेंट लें, आप नेचुरल डाइट से ही इसको भी पूरा कर सकते हैं आसानी से। और अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है। और इसके बाद आता है स्लीप। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, स्लीप डेप्रिवेशन। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो मैं आपको बताऊं कि नींद एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारी बॉडी जो दिन भर वेयर एंड टेयर का शिकार हो जाती है, हम जो भी काम करते हैं, हमारी बॉडी थकती है, डैमेज होती है। स्लीप, जब हम सोते हैं तो वो एक रिपेयरिंग फेज़ में आ जाती है हमारी बॉडी, और जितने भी हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचा है पूरे दिन वो सब रिपेयर होता है। इसमें आपके ब्रेन सेल्स भी इंक्लूडेड हैं।
जो ब्रेन सेल्स का लॉस होता है वो सारे के सारे सोने से वापस रिकवर हो जाता है। तो एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको अगर मैं कुछ टिप्स दूँ तो आप दिन में कभी भी मत सोइए, रात में आप जल्दी बेड पर जाने की कोशिश कीजिए। उससे आपका जो सुबह उठने का टाइम है उससे आप थोड़ा सा देर से उठ सकते हैं। दैट मीन्स जो आपको बेड पे जाने का और बेड पे जाने का टाइम कम करना है और बेड से उठने का टाइम थोड़ा सा उसको बढ़ा देना है। इससे ये होगा कि जब आपको बेड पर ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आप थोड़ा सा ज़्यादा सोएंगे। और फाइनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आज बताना चाहता हूँ आपको, सोशल मीडिया, लिमिट द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में ऐसा होता है कि जब इंसान यूज़ करना शुरू करता है तो वो एक तरीके से एक अपनी अलग दुनिया में आ जाता है। वो एक आइसोलेट हो जाता है। रूम में अगर 10 लोग भी बैठे हुए हैं, वो अपने थॉट्स किसी से शेयर नहीं करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ मोबाइल लिया उसने और वो बैठा हुआ है। ये इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है आज की जनरेशन को या मोबाइल यूज़ करने वाले को कि सोशल मीडिया एक वर्चुअल वर्ल्ड है। वो कभी भी आपके रियल वर्ल्ड की जगह नहीं ले सकती है। जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, जो आपके रियल फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उन लोगों से बात कीजिए। तो अपना जो सोशल मीडिया पे बिताने वाला वक्त है वो आप कम कीजिए और उस वक्त को आप अपने घर पे, अपने फ्रेंड्स को और इन लोगों को दीजिए जो वाकई में आपके सामने हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको अपने डिप्रेशन से लड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप इनको फॉलो करें। और प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। इनकेस अगर आपको कभी महसूस होता हो कि आपके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को, किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है या आपको लग रहा है कि वो लोग डिप्रेस्ड हैं या उनमें ये ऐसे कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आप उन लोगों को प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आगे भी इस जैसी वीडियो आते रहेंगे, उनको आप टाइमली देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। मैं हूं शहजाद और आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक आपके लिए। एक्चुअली आज के टाइम में आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा बहुत कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में हमेशा लोग सोचते हैं लेकिन डिस्कस नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली ऐसा होता है कि हर कोई इस प्रोसेस से गुजरता है, चाहता है कि ये रुके लेकिन वो नहीं हो सकता, हम लोगों के हाथ में नहीं होता है बेसिकली। और लाइफ का एक ना एक पार्ट या कभी कभी ऐसा मौका आता है कि इंसान इसके बारे में सोचता ज़रूर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लुक यंगर देन योर एज। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को मेरी एज गैस करनी है। रियल एज मेरी क्या एज है? चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। आप लास्ट तक वीडियो को बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए, या हो सकता है कुछ हद तक आप उसको रिवर्स भी कर सकें। आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये शुरू करते हैं कि एजिंग प्रोसेस होता क्या है, किस चीज़ से हमें लगता है कि हमारी एज बढ़ रही है। सबसे पहले आता है कि फेस पर रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी पर, फेस पर फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, और थोड़ी लेजीनेस आ जाती है, लैक ऑफ एनर्जी हमें लगता है, हमेशा थकावट, नींद सी आती है, और जो हमारी अटेंटिवनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इन सब बातों को लेकर ही एक हम गैस कर सकते हैं कि ये एजिंग प्रोसेस है। ऑफ कोर्स जो एज बढ़ रही है, ईयरली जो एज बढ़ रही है, दैट इज अनदर थिंग। ये मैं विजुअल एज की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इसमें आता है, जिस वजह से एज सबसे ज़्यादा लोगों की बढ़ती हुई लगती है, वो है रिंकल्स। अब ये किस वजह से होते हैं? पहला तो स्ट्रेस होता है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं या बात बात पर स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस जो है एक हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स जनरेट करता है जिनकी वजह से हमारे जो स्किन है वो डल होने लगती है, उस पर रिंकल्स आने लगते हैं और बहुत जल्दी हमारी एजिंग होने लगती है। स्ट्रेस के साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारा हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है और बहुत जल्दी बाल्डनेस और ये सब चीज़ें होने लगती हैं। सेकेंडली हमारा आता है इनकरेक्ट पोस्चर। हम लोगों के बैठने का जो तरीका होता है, जो हमारी स्ट्रेट बैक है, या हमारे चलने का जो तरीका होता है, वो एक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हर वक्त थके हुए हैं, तो वो हो जाता है। अच्छा, अब इन सब चीज़ों से हमें बचना कैसे है, या जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि हमें एजिंग प्रोसेस को अपना स्लो डाउन कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें अपना ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी होंगी। ईटिंग हैबिट्स इन द सेंस कि जो जंक फूड्स हम लोग खाते हैं अक्सर, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ये फ़ौरन ही पेट में जाने के बाद आपके स्टार्च में या नॉर्मल जो सिंपल शुगर्स होती हैं, ये सारे के सारे जाकर फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि ऑटोमेटिकली बॉडी के ऊपर फैट परसेंटेज बढ़ाएंगे। फैट बढ़ने के बाद बॉडी हैवी लगने लगती है, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो आपको कोई भी जो फास्ट फूड्स वगैरह हैं इन सबको अवॉइड करना है। सेकेंडली आपको अपने ईटिंग हैबिट्स में क्या चीज़ ऐड करनी है? सबसे पहले ग्रीन टी। ग्रीन टी इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स।
ये आपके एजिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो करती है। सेकेंडली आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी है। वेजिटेबल्स में सबसे अच्छी बात क्या होती है वेजिटेबल्स की, कि वेजिटेबल्स के अंदर बहुत कम कैलोरीज होती हैं और ये बहुत ज़्यादा रिच होती हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो ये इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है आपकी बॉडी में। दूसरा, इसमें वाटर लेवल हाई होता है तो आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं। आगे आता है हमारा ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। आप वेदर का आप कहीं पर भी जाते हैं, आप अपने ऑफिस में भी देख सकते हैं या कहीं पर भी आप जाएं, तो जो भी नेक्स्ट या दूसरा इंसान सामने वाला आपको नोटिस करता है वो आपका ग्रूमिंग, आपका फेस देखता है। आप ये देखता है कि आप कैसे ड्रेस कर रहे हुए हैं, आपके हेयर स्टाइल कैसा है या आपका फेस कैसा दिख रहा है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, एक हल्की सी स्माइल रखिए अपने चेहरे पर। ये बहुत हेल्प करती है आपकी एज को थोड़ा सा कम दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे पहले हेयर स्टाइल चला करते थे, आपने देखा होगा, आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है। एवरग्रीन इज यू हैव टू बी क्लीन शेव। ये सबसे ज्यादा क्लीनलीनेस एक तरीके से सिंबल रहता है क्लीनलीनेस का। सो आप हमेशा अपने हेयर स्टाइल को परफेक्ट रखिए, अपने फेस को ग्रूम्ड रखिए और अपने ड्रेसिंग सेंस को आप अच्छा रखिए। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि हाउ यू लुक, कि आपकी एज क्या है। मोस्टली जब एज ज़्यादा बढ़ने लगती है लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और वही एक फैक्टर होता है जो उन्हें और ज़्यादा एजेड दिखाता है। तो बी ग्रूम्ड और अपना ध्यान रखिए। इसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, वो रहता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अब विटामिन सी अगर आप लेते हैं तो विटामिन सी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं। ये सिर्फ स्किन के लिए फायदेमंद नहीं होता है, ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, टेंडेंट्स, इंसर्शन और ओरिजिन जो कहलाता है, थोड़ा साइंटिफिक टर्म मैंने यूज़ कर लिया है। बेसिकली टेंडेंट्स होते हैं जहाँ से हमारे मसल्स, हमारे जो बोन्स हैं उनसे जॉइंट होते हैं। तो विटामिन सी उनको भी हेल्दी रखता है और उसमें स्ट्रेंथ देता है, आपके मसल इंजरीज को, मसल्स को भी बेटर रखता है और साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ही। ये इनकेस अगर आप ले सकते हैं 180 mg to 200 mg अगर आप डेली लेते हैं तो विद इन 1 मंथ आप अपनी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये मोस्टली फिश ऑयल में मिलता है, फ्लैक्स सीड में मिलता है, चिया सीड्स में मिलता है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपकी स्किन क्वालिटी को बेटर करता है। सेकेंडली ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये जॉइंट हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है। लास्टली आता है हाइड्रेशन। हमारी बॉडी 65% वाटर से बनी हुई है और हम लोग अक्सर अपनी आजकल की ज़िंदगी में भाग दौड़ में पानी पीना भूल जाते हैं। यह हमारा जो प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल है, दैट मीन्स हर 20 kg बॉडी वेट के ऊपर 1 लीटर पानी। दैट मीन्स अगर मेरा वेट 60 kg है तो मुझे 3 लीटर पानी पीना है। दैट मीन्स हर 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना है इन 24 आवर्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो बैड टॉक्सिन्स हैं, वो सारे के सारे बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरा, स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। और फाइनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल अब हम लोगों का इतना ज़्यादा स्लो हो चुका है। डेस्क जॉब हम लोग मोस्टली करते हैं। सो ऑफिस जाना है, सुबह बाइक या कार में ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के बाद पूरे दिन बैठे रहना है, फिर लौट कर आके फिर सो जाना है। यही एक नॉर्मल दिनचर्या या डे टू डे एक्टिविटी रहती है नॉर्मल लोगों की। तो इससे हमें थोड़ा सा बाहर निकलना है, थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालना है। आप अगर वर्कआउट करना शुरू कर दें, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाके बहुत हैवी वर्कआउट करें, आप ट्रेनर हायर करें या वेट लिफ्टिंग ही करें, लेकिन फिर भी आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो वो सबसे पहले तो आपको मेंटल अलर्टनेस देता है। साथ में कुछ हार्मोन्स ऐसे सेक्रेट होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के बाद जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखते हैं, रिलैक्स करते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है, आपका फैट लेवल कम होता है और जो आपके प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं, वेट लॉस भी हो जाता है इसी वजह से आपका। इसके बाद एक और चीज़ आती है, वर्कआउट आपने कर लिया, सब कुछ है, आप अच्छा कम से कम 45 मिनट डेली आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपके स्किन क्वालिटी में विद इन 1 मंथ आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हैं। लास्टली एक चीज़ है कि हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, तो जब भी हम लोग सन के कांटेक्ट में आते हैं, सूरज के कांटेक्ट में आते हैं या धूप में आते हैं हम लोग, वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है स्किन को। तो बेटर है आप जितनी बार भी बाहर निकलें, एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन आप लगा कर निकलें। दूसरा, आप उसको अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। सपोज बहुत से लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है सनस्क्रीन के फेस पर कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ लगी हुई है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब आप ऑफिस के लिए निकलें घर से, आप सनस्क्रीन लगा के जाइए, ऑफिस में जाके आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। फिर जब वापस आप ऑफिस से निकलें या धूप में जब भी आपका बाहर जाना हो, आप अपने फेस को सन से प्रोटेक्ट कीजिए। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आपकी स्किन हेल्थ के लिए और आपके जो कॉम्प्लेक्शन है और जो स्किन का टेक्सचर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका एक सवाल का जवाब, मेरी ओरिजिनल एज अक्टूबर 2020 में मेरी एज 37 हो जाएगी। अभी मैं 36 क्रॉस कर चुका हूँ और 37 जस्ट में होने वाला हूँ विद इन 5 मंथ्स। तो मैं खुद ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको भी सजेस्ट कर दूँ, किसी ना किसी तरीके से आपके लिए भी फायदेमंद हो। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी इसको आप शेयर कर सकते हैं ताकि जिन लोगों को और इन चीज़ों की ज़रूरत है ये वहाँ तक पहुँच सके। ओके देन, थैंक यू एंड बाय। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन, शहजाद हियर। सो आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी बड़ी कंपनी के रॉ वे प्रोटीन के बारे में जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। उसका नाम है मसल ब्लेज। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वे प्रोटीन होता क्या है, वो कहाँ से बनता है, कैसे आता है, क्योंकि एक कन्फ्यूजन रहती है कि एग्जैक्टली वे प्रोटीन क्या होता है, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिल्क से जब चीज़ बनाने का प्रोसेस होता है तो वे उसका एक बाय प्रोडक्ट रहता है। उसी को थोड़ा सा ड्राइड कर देते हैं और उसमें से जो एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज हैं वो निकालने के बाद, फिल्टर करने के बाद जो पाउडर आता है, दैट इज वे, प्योर वे प्रोटीन। तो मसल ब्लेज के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रॉ वे प्रोटीन। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले 2 पैक्स मंगाए थे, एक मैं इसको कंज्यूम कर चुका हूँ एंड सेकेंड ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ वो सारा का सारा मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं जो मैंने खुद कंज्यूम करके अपने ऊपर ही मैंने जो चीज़ फील की वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो पैक पर लिखा हुआ है वो है 80% वे प्रोटीन विद एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें 24 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग, इसकी एक सर्विंग 30 ग्राम्स की है। साथ में इसमें 11.2 ग्राम्स EAs हैं, 5.2 ग्राम्स BCAs है एंड 4.2 ग्राम ग्लूटामिक एसिड है। दैट मीन्स जो इसकी प्रोफाइल जिन्होंने मेंशन कर रखी है वो काफ़ी अच्छी है। इनकेस अगर हम पीछे इसमें देखते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जियोन लाइफ साइंसेज लिमिटेड। जियोन लाइफ साइंसेज लिमिटेड ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। मैं आपको बताऊं तो हिमालय का कोस्टा प्रो और मसल एक्सपी का वे प्रोटीन भी यही कंपनी बनाती है। हेल्थ कार्ड के लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। सो ओवरऑल जो लग रहा है तो ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा है। अब मैं बताता हूँ कि मुझे बेसिकली पर्सनली कैसे फील हुआ। यस, एक यूजुअल जो वे प्रोटीन होता है ऐसी ही फीलिंग है। जस्ट इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ये रहा कि इनके जो क्वालिटी है, जो मिक्सेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाता है और कोई लम्स वगैरह छोटे या बड़े कुछ नहीं रहते हैं। सेकेंडली इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने की वजह से इसका डाइजेशन काफ़ी अच्छा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है अदर कंपनीज के वे प्रोटीन के कंपैरिजन में। जैसे आप एज इट इज़ देखते हैं तो एज इट इज़ में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है और थोड़ी बहुत कहीं उसमें इशू रह सकता है डाइजेशन का। तो यस, ये इसका एक बेनिफिट है। सेकेंडली मैं आपको बताऊं जो इसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। हालांकि अगर आप इनकी वेबसाइट पर देखेंगे तो वेबसाइट पर भी इन्होंने मेंशन कर रखी है इसकी टेस्ट रिपोर्ट प्रोडक्ट की। सो जो ये प्रोडक्ट जो ये कह रहे हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर है। हालांकि जब हम रॉ वे लेते हैं तो टेस्ट इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी मैंने एज इट इज़ भी पहले ट्राई किया हुआ है। तो एज इट इज़ के कंपैरिजन में इसका टेस्ट थोड़ा सा कहना चाहिए थोड़ा हल्का सा कड़वाहट सी, अगर थोड़ी देर हम इसको रख देते हैं तो एक हल्की कड़वाहट सी इसमें आ जाती है इसके फ्लेवर में। बाकी ओवरऑल इसके जो डाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जो इसके रिजल्ट्स मैं कहना चाहूँगा कि रिजल्ट्स जो है यस कि थोड़ा सा पावर में भी इंक्रीज होता है, स्टेमिना थोड़ा सा बढ़ रहा है और लिफ्टिंग पावर थोड़ी सी बड़ी है। तो ऑन एन एवरेज ये अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें फिर भी कंपनी कुछ बेटर कर सकती थी। जैसे कि इस पाउच की जगह कंपनी इसमें बॉक्स भी दे सकती थी, क्योंकि पाउच में हमेशा जो स्टोरेज की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें अगर मॉइस्चर आ जाता है तो प्रोडक्ट के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जो हमारा बॉक्स होता है वो इन सब चीज़ों को आसानी से बेयर कर सकता है। सेकेंडली इन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं कर रखा है कि इनका जो वे प्रोटीन का सोर्स है वो कहाँ से है, किस कंपनी से ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस लिखा हुआ है, तो वो एक इनको मेंशन करना चाहिए था। अदरवाइज अगर आप दूसरी कंपनी से इसको कंपेयर करते हैं तो इसका प्रोटीन का जो प्राइसेस है वो लगभग 1200 से 1300 रुपये पर केजी आता है, जबकि एज इट इज़ और मसल एक्स की अगर आप लेते हैं
तो वो आसानी से आपको 1000 से लेके 1100 के आसपास मिल जाता है। तो यस, इसके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू पे लिटिल बिट मोर फॉर दिस, तो आप ये खरीद सकते हैं। और अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे भी इसको शेयर कीजिए। आगे मैं और भी कुछ नए रिव्यूज़ लेकर आने वाला हूँ। टिल देन, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन, शहजाद हियर। एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई वाज बिजी इन समथिंग एल्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मेरे पास एक कोरियर आया, और मैंने उसे कभी ऑर्डर नहीं किया था। एक्चुअली जब मैंने कोरियर ओपन किया तो मुझे पता चला कि उसके अंदर QNT के कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। अब QNT के बारे में मैं आपको बताऊँ तो मैं लगभग 5 से 6 बार यूरोप टूर पर जा चुका हूँ। तो वहाँ अक्सर मॉल में मैं रखा हुआ देखता था QNT ब्रांड के प्रोडक्ट्स, सारे के सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हुआ करते थे, प्रोटीन्स, क्रेटीन और इस तरीके के सारे सप्लीमेंट्स उसमें हुआ करते थे। लेकिन मैंने कभी उसको परचेज़ नहीं किया। आई वॉज़ नॉट एट इंटरेस्टेड, कि मतलब मुझे उसमें लगता नहीं था कि इंडिया में ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि होता ये है कि अगर हम एक एवरेज इंडियन को कंपेयर करें एक एवरेज यूरोपियन से, तो उन लोगों की हाइट वेट हम लोगों से लगभग मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है हम लोगों से। तो उसमें एक ये रहता है कि जो डोसेज होती है, ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है, वो उन लोगों की बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन की हुई होती है। तो यही सब सोचते हुए मैंने कभी उनके प्रोडक्ट वहाँ ख़रीदे नहीं। इनफैक्ट एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ हमारी नॉर्मल पैरासीटामोल 500 mg की आती है, लेकिन वहाँ अगर हम लेंगे तो वहाँ 1000 mg की एक नॉर्मल पैरासीटामोल की टैबलेट मिलती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। इसी वजह से मैंने उसको कभी लिया नहीं। लेकिन अब जो मेरे पास कोरियर आया तो वो QNT इंडिया, दैट मीन्स QNT जो यूरोप का काफ़ी बड़ा सप्लीमेंट ब्रांड है, वो अब इंडिया आ चुका है। उन्होंने कुछ सैम्पल्स मुझे भेजे, उसमें प्रोटीन था डिफरेंट फ्लेवर्स, और साथ में BCA और एक प्री वर्कआउट। तो मैंने उसको सोचा कि उसको यूज़ करता हूँ, देखता हूँ कि उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो मैंने प्रोटीन यूज़ किया, तो प्रोटीन की डेफिनेटली यूरोपियन ब्रांड है, तो एक जैसे कहना चाहिए कि बहुत अच्छा क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसका। तो मिक्सिबिलिटी लीजिए, टेस्ट या और ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस या डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो सब बहुत अच्छी है। एक नॉर्मल अगर आप किसी और ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस लगेगा। सेकेंडली फिर मैंने उसका BCA यूज़ किया, मिक्सिबिलिटी वगैरह, टेस्ट और एवरीथिंग वाज वेरी गुड। थर्ड जो प्रोडक्ट में यूज़ हुआ, प्री वर्कआउट। हालांकि आई एम नॉट अ फैन ऑफ प्री वर्कआउट, मैंने खुद कभी प्री वर्कआउट यूज़ नहीं किया है। मैं हमेशा सिर्फ एक कप कॉफ़ी और क्रेटीन 3 या 4 ग्राम में उसको प्री वर्कआउट एज अ प्री वर्कआउट में लिया करता था। लेकिन मैंने जब इसको ट्राई किया तो आई कैन फील द डिफरेंस, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। काफ़ी अच्छा पंच मिलता है, आपके जो मसल स्ट्रेंथ है और जो मसल फटीग है वो बहुत कम हो जाती है, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, रिकवरी है, वो सब बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और आप लोगों से भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार इसको ट्राई करके देखिए। क्योंकि जब एक इंटरनेशनल ब्रांड इंडिया में आ जाता है तो एक सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब आप कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो इंडिया में कोई इस बात की क्रेडिबिलिटी नहीं होती कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो जेन्युइन है या नहीं है। मोस्टली यहाँ फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब एक ब्रांड खुद यूरोप से इंडिया आकर अपना बिज़नेस शुरू करता है तो दैट मीन्स जो उसकी क्वालिटी है वो गारंटीड है और आपको ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भी एक इसका एक प्लस पॉइंट है। तो डेफिनेटली आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। QNT के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा मुझे फ़ील हुआ, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा फ़ील हुआ QNT के प्रोडक्ट्स का। इसका जो वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट QNT इंडिया, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप उसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है कि इस वीडियो से किसी और को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन, शहजाद हियर। फ्रेंड्स, अक्सर मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेकर, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स को लेकर, जो कि हमें मोस्टली फ़िश ऑयल से मिलता है और कुछ हमें प्लांट बेस्ड भी मिल जाता है। तो मोस्टली लोग ये पूछते हैं कि ओमेगा 3 हम लोग ले सकते हैं या नहीं, ये कितना सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, अगर कोई दूसरा मेडिकेशन चल रहा है तो उसके साथ में हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसी को लेकर आज ये वीडियो हमारी पूरी की पूरी बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ओमेगा 3 क्या चीज़ है। ये हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, और ये हमारी बॉडी कभी खुद नहीं बना सकती है, तो ये हमें एक्सटर्नली लेना होता है, और ये क्या एसेंशियल न्यूट्रिएंट होने के नाते हमें कंज्यूम करना कंपलसरी है। ये हमारे बॉडी को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, होता है DHA, EPA एंड ALA। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं DHA और EPA। ALA भी हमारे प्लांट बेस्ड सोर्स से मिल सकता है, लेकिन ALA का कुछ पार्ट DHA और EPA में ही जाकर कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में। सो DHA, EPA के फॉर्म में जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हम लोगों के लिए। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे क्या क्या होते हैं।
सबसे पहले तो ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। हार्ट अटैक को ये किस तरीके से प्रिवेंट करता है कि एक तो जो हार्ट की हमारी रिदम रहती है, तो हार्ट की रिदम को ये मेंटेन करता है, और साथ ही साथ जो प्लाक बिल्डअप होता है हमारे आर्टरीज़ में, उसको भी ये कम करता है। सेकेंडली ये स्ट्रोक, क्योंकि हमारा ये प्लाक बनने से रोकता है और जो एग्जिस्टिंग प्लाक है उसको भी कम करता है, तो ये स्ट्रोक को भी प्रिवेंट करता है। ब्लड प्रेशर को कम करता है ये, क्योंकि ये हमारे कम करता है, तो इसी से काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियाँ ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई होती हैं, हाइपरटेंशन वगैरह, तो वो भी रिड्यूस होती हैं। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। कोलेस्ट्रॉल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो जितने ज़्यादा होते हैं वो अच्छा रहता है। लो डेंसिटी थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि प्लाक जनरेट करता है हमारे आर्टरीज़ में, जो अल्टीमेटली आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है काफ़ी टाइम तक। तो ओमेगा 3 जब हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो ये उस प्लाक बिल्डअप को भी कम करता है, और साथ ही साथ जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं उसको भी कम करता है। ये साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। गाउट की जो बीमारी कहते हैं हम लोग, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये बॉडी में जो इंटरनल इन्फ्लेमेशंस होती हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी जब किसी भी बीमारी से लड़ती है तो वो थोड़ी सी इन्फ्लेम हो जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी चोट लगती है तो सबसे पहले सूजन आती है, तो वो सूजन इज़ द फॉर्म के जो हमारी बॉडी उस बीमारी से या उस प्रॉब्लम से, उस इशू से लड़ती है, तभी उसमें स्वेलिंग आती है। तो ये कुछ हद तक कभी कभी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन मोस्टली जब ये प्रोलॉन्ग्ड रहती है, काफ़ी वक्त तक हमारी बॉडी में रहती है, तो ये स्वेलिंग जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है हमारी जो इंटरनल स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, ये हमें क्यों कंज्यूम करना चाहिए? नॉर्मली जो हम प्रोसेस्ड ऑयल्स लेते हैं, तेल वगैरह हम लोग खाने में होता है, तो उसमें ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा हमारा कंज्यूम हो जाता है। ओमेगा 6 बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, और ओमेगा 6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए हमें ओमेगा 3 कंज्यूम करना होता है, जो कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से ही कंज्यूम करना है, हमारी बॉडी उसे नहीं बना सकती है। तो इस वजह से हमें एक बॉडी में जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी ओमेगा 3 हमें कंज्यूम करना ज़रूरी है। ये हम फ़िश से भी कंज्यूम कर सकते हैं। मोस्टली जो रिकमेंडेड डोसेज है इसकी कि आपको हफ्ते में 2 बार फ़िश ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। इन केस अगर आप फ़िश कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। फ़िश ऑयल कैप्सूल्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, और आप एक कैप्सूल डेली आप ले सकते हैं, तो आपकी जो इसकी रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 की वो उससे पूरी हो जाती है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है और कोई दवाई वगैरह नहीं है ये, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ जो आपको इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप एक फ़िश ऑयल कंज्यूम करते हैं वो डाइजेस्ट होगा तो ऑब्वियसली थोड़ी सी तो खैर स्मेल उसमें आएगी ही। इसका कुछ आपका आफ्टर टेस्ट भी रह सकता है। आफ्टर टेस्ट के साथ साथ अगर ये आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो लूज़ स्टूल्स या लूज़ मोशन जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका इंटरेक्शन मतलब कि ये किस दवाई के साथ, या प्रेजेंटली किसी की कोई मेडिकेशन चल रही है तो किस चीज़ के साथ ये नुकसान दे सकता है, या हमें उसके साथ इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की ऑलरेडी हाइपरटेंशन की दवाई चल रही है, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर को लो करने की दवाई चल रही है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो ओमेगा 3 है ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो वो लोग इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इसको लेने से पहले, क्योंकि ये जब 2 चीज़ें एक साथ बीपी लो करेंगी तो आपका बीपी लो भी हो सकता है। सेकेंडली, जो लोग ब्लड थिनिंग एजेंट्स ले रहे हैं, ब्लड थिनिंग जैसे कि किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या जिसका सपोज़ एस्प्रिन पर है कोई, तो एस्प्रिन के साथ इसको आप नहीं ले सकते हैं, या इसको बहुत ही मॉडरेट क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ब्लड को थिन करती हैं। और इंसान वेट लॉस मेडिकेशन ले रहा है तो वेट लॉस मेडिकेशन के साथ इसको आप कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ओमेगा 3, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी बोन्स के लिए फ़ायदेमंद है। सो प्लीज़ आप अपनी डाइट में इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए, और कभी भी आप ये ना सोचें कि ये कोई नुकसान देने वाली चीज़ है या ये कोई दवाई है। बेसिकली ये एक हमारी बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कंपलसरी है हम लोगों को लेना। अब आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आप दवाई से बचना चाह रहे हैं तो आप इसको नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं। आप इसको फ़िश ले सकते हैं हफ्ते में 2 बार। ये हमारा कुछ वेज सोर्सेज से भी आ सकता है, जैसे फ्लैक्स सीड वगैरह, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि फ्लैक्स सीड में
ALA ज़्यादा होता है, उसमें DHA नहीं होता है, तो ALA बाद में बॉडी में जाके DHA EPA में कन्वर्ट होता है। सो उसके लिए हमें ALA की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी और उससे हमारा स्टमक अपसेट या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेटर ये है कि आप इसको नेचुरल सोर्स फ़िश या फिर आप इसको सप्लीमेंटेशन के थ्रू फ़िश ऑयल कैप्सूल से ही लें। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को रहती है फ़िश ऑयल के बारे में, तो उन लोगों को भी इसमें हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और आगे भी नई वीडियोज़ आने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सजेशन भी दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में आपको जानना है डिटेल में, तो आप अपनी क्वेरीज़ जो है मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी अपनी वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, शहजाद हियर, वेलकम टू आवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है एनाबॉलिक विंडो, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं, उसकी मैं रियलिटी आपको बताने वाला हूँ और प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम क्या है फॉर बॉडी बिल्डर्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ एज़ पर साइंटिफिक रिसर्चेस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनाबॉलिक विंडो के बारे में। ये एक ऐसी मिथ है, जी हाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक ऐसी मिथ है जिसके बारे में अभी तक काफ़ी लोग सोचते रहते थे कि एक्सरसाइज करने के 30 से 45 मिनट के अंदर अंदर एनाबॉलिक विंडो ओपन रहती है, उस वक्त आप अगर प्रोटीन लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन मैं आपको आज एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जिसकी वजह से हमारी मसल्स रिकवर करती हैं, जिस तरीके से हमारी मसल्स रिकवर करती हैं। आप एक मान के चलिए कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसकी जो रिपेयरिंग है, जो उसकी हीलिंग है, वो ऐसा नहीं कि विद इन 45 या 50 मिनट्स या 25 मिनट्स में हो जाती है। इट टेक्स टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 72 आवर्स, 3 डेज़ आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह हमारे मसल्स भी ब्रेक होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और कोई भी हैवी वर्कआउट करने के बाद जो हमारे मसल फाइबर टूटते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि विद इन 45 मिनट्स ही जुड़ जाएंगे, या अगर हम विद इन 45 मिनट प्रोटीन ले लेते हैं तो वो फ़ौरन रिपेयर हो जाएंगे और आगे वर्कआउट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट टेक्स टाइम, 72 आवर्स कम से कम लगते हैं। तो एनाबॉलिक विंडो इज़ अ प्योर मिथ, आप इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ें। और रही बात प्रोटीन लेने की, तो प्रोटीन के बारे में ऐसा है कि जब आप हमारी बॉडी रिपेयरिंग फेज़ में होती है, जो भी हमारे मसल्स रिपेयर हो रहे होते हैं, तो थ्रू आउट उस प्रोसेस हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद आपको जितनी भी मील्स लेते हैं, यूजुअली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं 5 to 6 मील्स लेते हैं एक दिन में, तो हमें उस प्रोटीन को, जितनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, उस रिक्वायरमेंट को उन हर मील में डिवाइड करना होता है। सपोज़ हम 5 मील्स ले रहे हैं और हमें 200 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, तो हम उसको उसमें डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम 40 ग्राम प्रोटीन पर मील आसानी से ले सकते हैं। अच्छा, आपको बता दूं, यहाँ सप्लीमेंट्स की बात नहीं हो रही है। हमेशा किसी भी इंसान की कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपनी जो प्रोटीन की और डाइट रिक्वायरमेंट्स हैं वो नेचुरल फूड से ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। एज ए नेम सजेस्ट, सप्लीमेंट्स, तो सप्लीमेंट हैं जहां आपकी जो अपनी डाइट है, आप अपनी डाइट से पूरी तरीके से प्रोटीन और अपने सारे के सारे न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। दैट मीन्स आप अपने माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्हीं की भरपाई के लिए, उनको कंपेंसेट करने के लिए हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये मोस्टली किसके साथ होता है? जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं उन लोगों को ऑब्वियसली प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनकेस अगर आप सोचते हैं कि किसी को 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए और वो चिकन से या एग से कंप्लीट कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक एग में अगर हम फुल एग, होल एग लेते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 7 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसमें भी ऐसा रहता है कि जो हमारी एग योक है, योग में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो मैक्सिमम हम 2 से 3 ही कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन में। और अगर हम जब सिर्फ एग वाइट लेते हैं तो एग वाइट में सिर्फ 3 ग्राम ही प्रोटीन रह जाता है। तो अगर आप उसको डिवाइड करें, या सपोज़ आप चिकन को ले लीजिए, तो चिकन में ऐसा होता है कि 100 ग्राम्स में 30 ग्राम प्रोटीन होता है। अब डेली या इंसान हर वक्त नहीं खा सकता है, अगर उसे 200 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वहाँ ये एग्जिस्टेंस में आता है कि वहाँ आप जो अपनी डाइट से अधूरा रह चुका है प्रोटीन, तो वो आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो कंक्लूड करूँगा कि ये एनाबॉलिक विंडो के नाम से जो चीज़ चलती है, ये पूरी तरीके से एक मिथ है। और अब साइंटिफिक रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द डे रहती है। 24 आवर्स में आप अपने प्रोटीन को डिवाइड कर सकते हैं। मोस्टली अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो 16 आवर्स जो हमारे बैलेंस रह जाते हैं, उन 16 आवर्स में अगर हम 5 या 6 मील्स या जितने भी मील्स हम लोग लेते हैं, तो हमें हर मील में अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। और बॉडी रिपेयर प्रोसेस में हर वक्त उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो आप इस मिथ से बिल्कुल दूर रहिए और बेटर टू टेक प्रोटीन इन द होल डे।
सो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको एज़ पर रिसर्च कि आप जो है प्रोटीन अपने जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो आप थ्रू आउट द डे अपने मील्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं जो आउट ऑफ आपकी डाइट आ सकते हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए, और जो कमी रह जाती है तब आप उसमें आप सप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो कोई भी वर्कआउट करता है, वो वर्कआउट करने के इमीडिएटली प्रोटीन ले लेता है, तो उसमें बॉडी को एक थोड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारा ग्लाइकोजन लेवल और ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका होता है, हमारी यानी जो एनर्जी पूरी तरीके से डिप्लीट हो चुकी होती है। तो सडनली अगर हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी मैनेजमेंट करना होता है, वो बहुत एक्सपर्ट है अपने एनर्जी को मैनेज करने के लिए, तो उसमें होता ये है कि बॉडी अपनी एनर्जी सारे के सारे आपके प्रोटीन से ले सकती है। सो बेटर ये रहता है कि आप वर्कआउट करने के फ़ौरन बाद आप एक ग्लूकोज़ ले सकते हैं, ग्लूकोज़ लेने के 10 से 15 मिनट के बाद आप अपना प्रोटीन ले सकते हैं। तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो बॉडी की ग्लाइकोजन लेवल कम हुए हैं, शुगर लेवल्स कम हुए हैं, ग्लूकोज़ कम हुआ है, उसकी भरपाई वो प्रोटीन से ना करके और आपके ग्लूकोज से कर सकती है। उसके बाद जब आप प्रोटीन लेंगे तो वो प्रोटीन पूरी की तरीके से आपका सही जगह यूटिलाइज़ होगा जहाँ उसको यूज़ होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।